जब ये नामों का ऐलान होने वाला था, उस समय बहुत सारे नाम सुर्खियों में थे, तो आपकी भी धड़कन बढ़ी हुई थी? पूरा विश्वास था कि पार्टी मुझे निश्चित रूप से जो है मौका देगी। मैं तो बहुत लंबे टाइम से चाहता था कि राज्यसभा भेजा जाए, मुझे 2020 में भेजा। इस बार मैं चाहता था, चाहने से नहीं, जो आपने चाहने की कोशिश करी वो मिल गया। ये आपकी किस्मत और आपकी उपलब्धि है और आपका काम है। कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते हैं, खास करके परिवारवाद के। आप भी उसमें अपने आप को पीड़ित पाते हैं जब इस तरह के आरोप लगते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और खुशनसीब समझता हूँ कि मैं मेरे पिता का वो बेटा हूँ जिसने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें आपको अशोक गहलोत जी का वर्धहस्त मिला। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के सीनियर लीडर के रूप में अशोक गहलोत जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया। मैं भी उस कड़ी में रहा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में आप कितने स्थापित मानते हैं कि कितने सफल हैं? 2029 जो होगा, राहुल गांधी जी इस देश को जो है नेतृत्व प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में इस वक्त राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया नामांकन की खत्म हो चुकी है और अब चुनाव होने हैं। चुनावों के नतीजों से पहले हम आज राजस्थान के जो 3 कैंडिडेट हैं, 2 बीजेपी से और 1 कांग्रेस से। कांग्रेस के कैंडिडेट नीरज डांगी, जिन्हें दूसरी बार राज्यसभा जाने का अवसर मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उन पर ये भरोसा किया है। आज न्यूज़ 24 पर नीरज डांगी हमारे साथ हैं और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दूसरी यात्रा में, राज्यसभा की जो उनकी दूसरी जर्नी है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को। राज्यसभा में देखिए, तैयारी अपने एक तरीके से की जाती है, जैसा आपने प्रश्न किया। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चुनाव की दृष्टि से अगर चौथा नामांकन आता सामने तो चुनाव होता। मैं समझता हूँ कि तीनों उम्मीदवारों के नॉमिनेशंस जो है वो क्लियर हो गए स्क्रूटनी में। नीरज जी, जब ये नामों का ऐलान होने वाला था, उस समय बहुत सारे नाम सुर्खियों में थे, तो आपकी भी धड़कन बढ़ी हुई थी? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मुझे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, पहली बात। और धड़कनें तब बढ़ती है जब परिस्थितियाँ ऐसी लगती हैं कि कहीं शायद परिणाम विपरीत ना हो। यहाँ मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी मुझे निश्चित रूप से जो है मौका देगी। पिछले 6 सालों में जो सदन में हम लोगों ने काम किया, अनगिनत मुद्दे राजस्थान से संबंधित और देश के जनहित से संबंधित हम लोगों ने उठाए। राजस्थान में ऐसे मुद्दे उठाए जिनका परिणाम भी सामने आया। जब कोई मामला सदन में उठता है तो संबंधित मंत्रालय को वो मामला जो है विचार के लिए जाता है, तो उसमें हम लोगों ने जीत भी हासिल की ऐसे कई मसलों में। तो ऐसे में जहां 6 साल का वक्त रहा, उसको रिकॉग्नाइज पार्टी ने किया। उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, जो शीर्ष नेतृत्व रहा दिल्ली में। और यहाँ राजस्थान में भी जो तमाम लीडर्स हैं जिनसे चर्चा निश्चित रूप से हाईकमान की हुई होगी। यहाँ अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, गोविंद डोटासरा जी है, रंधावा जी जो हमारे इंचार्ज हैं, टीकाराम जी जूली सीएलपी लीडर हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी, इन तमाम लीडर से जो चर्चा के बाद में जो एक आमराय बनाई गई मेरे नाम पे, मैं समझता हूँ कि सभी ने अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। आने वाले वक्त में इनके सबके मार्गदर्शन से राजस्थान में हम लोग काम करेंगे और सदन में किस प्रकार से किन मुद्दों को हमें उठाना है, इन तमाम लीडर से हम लोग जानकारी लेके जैसा निर्देश मिलेगा पार्टी लाइन पे और जैसा हम लोग हमारे स्तर पर कुछ मुद्दों को लाने की कोशिश करेंगे, एक बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश मेरी रहेगी। नीरज डांगी जी का मानना है कि उन्होंने पिछले 6 साल में राज्यसभा में जो काम किया उसका नतीजा है ये। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं मीडिया में तो ये है कि आप अशोक गहलोत जी के सबसे करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, आपको ये टिकट इसलिए दोबारा मिला? देखिए, विश्वास पात्र होना एक उपलब्धि है, वो कमी नहीं मानता हूँ मैं। मैंने कोशिश की कि तमाम सारे लीडर्स का विश्वास मैं अर्जित करूँ और ये मुझे जो है मैं खुशनसीब हूँ कि वो गौरव भी मुझे मिला कि सभी लीडर्स ने, चाहे वो दिल्ली के नेता हों, चाहे राजस्थान के तमाम लीडर्स हों, उनका सबका जो है मुझे आशीर्वाद और समर्थन इस चुनाव में मिला। पिछला चुनाव जो है वो ज़रूर, जैसा आपने कहा था कि दिल की धड़कनें बढ़ी नहीं बढ़ी, उस समय ज़रूर बढ़ी होंगी। इस बार का चुनाव जो है मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास था बहुत पहले से ही
परिस्थितियां जिस तरह की बनी हुई थी और लीडरशिप भी मान रही थी कि हमें राजस्थान के अंदर रेपुटेशन करना है। एक 2028 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो हमारा फोकस रहेगा। मेरे जातीय समीकरण को, मेरे जो संगठनात्मक कामों को और सदन में जिस प्रकार से एक भूमिका एक सांसद की होनी चाहिए, उस भूमिका को बखूबी निभाने का हम लोगों ने काम किया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि कई हज़ारों पैरामीटर्स होते हैं जिनको पार्टी परखती है, देखती है, तराश करके फिर उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचती है। तो मैं समझता हूं कि निर्णय पार्टी ने लिया उन तमाम सीनियर लोगों के बीच में से मुझे जो है फिल्टर करके दिया है चांस। तो मैं समझता हूं कि पार्टी ने एक भरोसा जताया और एक विश्वास है पार्टी को कि आने वाले वक्त में, चाहे वो 2028 का विधानसभा चुनाव हो या आने वाला 2029 का चुनाव हो, दोनों में इन तमाम सीनियर लीडर्स के मार्गदर्शन से इस तरह की भूमिका और इस तरह का हम लोग काम करके दिखाएंगे। जैसा यूथ कांग्रेस मूवमेंट रहा, मेरा यूथ कांग्रेस का जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट था तब इन्हीं लीडर्स ने एक भरोसा जताया था और उसका परिणाम भी सामने मिला। जब 2008 का निर्णय हुआ, परिणाम आया सामने विधानसभा चुनाव का, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका युवक कांग्रेस की, राजस्थान के युवाओं की, नौजवानों की और यूथ कांग्रेस की रही। तो मैं समझता हूं कि उसी तर्ज पर आने वाले वक्त में भी हम लोग काम करके 2028 में, जहां आज परिस्थितियां बनी हुई है राजस्थान के अंदर कि 2.5 साल में ही जनता ने एक आकलन कर लिया, जनता ने एक मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। हालात राजस्थान के किस प्रकार से हैं कि एक गवर्न जो है दिल्ली से ये सरकार हो रही है और वहाँ से जो निर्देश मिल रहे हैं उसकी पालना भी ये नीचे के स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की नहीं चले अगर किसी प्रदेश में, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गवर्नेंस है, किस प्रकार की सरकार है। अच्छा नीरज जी, दो इम्पॉर्टेंट बातें आपने कही। एक तो ये कि आपको फुल कॉन्फिडेंस था, इसका मतलब आपको भीतर से पार्टी की आला कमान की तरफ से कोई संकेत मिले थे? देखिए, कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं जब हम लोग काम करते हैं और काम के साथ साथ आने वाले चुनाव की या आने वाले प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो उसी में संकेत होते हैं। संकेत कांग्रेस पार्टी में या अन्य दलों में भी मुझे नहीं पता क्या होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हाँ आप 100% फाइनल है, जाइए और नामांकन भरिए। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सीनियर लीडर है उसके साथ भी नहीं होता ऐसा। मैं तो बहुत जूनियर एक कार्यकर्ता की तरह हूँ, कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग चुनावी प्रक्रिया से पहले जब सीनियर लीडरशिप के बीच में बैठ करके जब हम लोगों ने काम किया, काम करने के दौरान ही जो है हिंट्स मिलते जाते हैं कि हाँ कुछ संभावनाएं पॉजिटिव हैं और मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलेगा। वो विश्वास जो मेरे मन में था, उस विश्वास को पार्टी आलाकमान ने भी देखा और वो उन्होंने भी विश्वास जताया कि मैं आने वाले वक्त में पहले से भी ज़्यादा बेहतर करके दिखाऊंगा। आपने बताया कि आपके इक्वेशंस, आपके समीकरण, आपके जातिगत जो समीकरण है, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जी हाँ। लेकिन आप आज भी मानते हैं कि ये जातिगत समीकरण बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के लिए? इसमें कहना चाहूँगा कि ये एक अकेला जो है निर्णायक चीज़ नहीं है। एक जिसे कहते हैं, जैसा मैंने कहा कि कई पैरामीटर्स होते हैं, ये एक अलोन पैरामीटर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है किसी भी उम्मीदवारी के निर्णय को लेकर के, चाहे छोटे से चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, एमएलए एमपी के चुनाव हो, ये तो राज्यसभा का चुनाव है। निश्चित रूप से एक समीकरण होता है और कांग्रेस सभी जातियों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड नहीं है, यहाँ कोई किसी व्यक्ति विशेष की जाति का कोई कार्ड नहीं है। यहाँ पर 3600 कौमों की बात होती है और आप लोगों ने लिस्ट भी देखी होगी। जो डिक्लेरेशन होता है तो हमारे जो 7-8 नाम का जो निर्णय हुआ उनमें कोशिश रही कि तमाम जातियों को समायोजित किया जाए, ताकि एक बैलेंस जो कांग्रेस पार्टी का रहता है कि 3600 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कांग्रेस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में, तो वो चीज़ सामने नजर आती है। जी, राज्यसभा में आपका ये दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल की सफलता में से आप क्या ऐसा अचीवमेंट मानते हैं जो आपको लगता है कि दूसरे का बड़ा कारण बना? पहले कार्यकाल की बड़ी सफलता क्या? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें भी जब हम लोग सदन में कोई बात रखते हैं, किसी अमेंडमेंट पे, किसी बिल पे, किसी टॉपिक पे जब कोई डिस्कशन होता है तो उस डिस्कशन के अंदर एक टाइम एलोकेशन हर पार्टी का होता है संख्या बल के आधार पर। राज्यसभा में भी जब कांग्रेस पार्टी को कोई समय दिया गया किसी टॉपिक पर और उस टॉपिक पर अगर
कांग्रेस की तरफ से कोई और बोलने वाला सांसद तैयार नहीं होता है। ऐसे में जब जब परिस्थितियां बनी 11th आवर पर 2 बजे यूजुअली डिस्कशन रहता है, लंच के बाद में जो 2 बजे से लेकर के आफ्टरनून सेशन रहता है, उसमें यूजुअली डिस्कशन रहते हैं अमेंडमेंट्स पे, बिल्स पे, और एंड वक्त पर 11th आवर पर कोई टॉपिक डिसाइड होकर के दिया जाता है। तो अमूमन कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 ऐसे एमपीज हम लोग रहे, उसमें से मैं भी हूं, जिसे ये कहा गया कि आपको ये बोलना है 2 बजे, आधे घंटे 1 घंटे पहले। ऐसे में उस टॉपिक को अल्प समय में तैयार करके और प्रभावी रूप से सदन में रखना, मैं समझता हूं कि एक जीत होती है किसी भी सांसद की। और जब हम विपक्ष में हों, किसी टॉपिक पर बातचीत कर रहे हों और सत्ता पक्ष उस टॉपिक के खिलाफ खड़ा होकर के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूं कि वहीं जो है एक विपक्षी सांसद की उस टॉपिक पर जीत हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने नीरज डांगे जी कि जिन विषयों पर अचानक से पार्टी को, विपक्ष को बोलने का कहा गया और उनमें आपने जो प्रमुखता से अपनी बात रखी, अच्छा वक्ता के साथ साथ अच्छा जानकार होना, तो आप इसका कारण क्या मानते हैं कि आपने इतने कम समय में हर बार जो तैयारी की, उसकी वजह क्या है? आप उसके लिए निरंतर पढ़ते रहे, निरंतर विषयों पर जो है वो जानकारियाँ जुटाते रहे, या आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं इसलिए आपने उन विषयों पर सीमित समय में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया, या फिर आपके सूत्र, आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप से आपको गाइडेंस उस तरह की मिली? देखिए, इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से पढ़ा लिखा होना इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने ऐसे लीडर्स भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत प्रभावी रूप से अपनी बात को रखा करते थे, और राजस्थान में भी ऐसे लीडर्स रहे हैं। दोनों पार्टियों की बात करूँगा मैं, तो ऐसा नहीं कि सब पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ है, लेकिन हाँ, जब आप एजुकेटेड हैं, एक डिग्री होल्डर हैं और अपने कॉलेज के टॉपर्स में रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट, फ़ायदा अपनी तैयारी को लेकर के मिलता है। हमारी रिसर्च टीम्स हैं, वो अपना काम करती हैं, लेकिन मैंने जब भी किसी टॉपिक को तैयार किया है तो एक फाइनल टच मैंने खुद ने हमेशा दिया है। चाहे कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि हम लोग हमारे स्टाफ पे भी निर्भर नहीं रहते हैं, सिर्फ टाइपिंग वर्क भले ही वो करते हों, पूरा डेटा, पूरी तैयारी, पूरे आंकड़े और क्या कंटेंट होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर बड़ी रिसर्च करके, मतलब जब स्पीचेस होती तो कई बार 2-2, 3-3 दिन तक सोने का भी समय नहीं मिल पाता है, लंच नहीं हो रहा है, डिनर नहीं हो रहा है, इस तरह की हालात बनते हैं कई बार। और एक फिर कॉन्क्रीट जब जो जस्ट बन करके आती है, उसको जब हम लोग सदन में रखते हैं और उसका जब प्रभाव सदन में पड़ता है और कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर के आते हैं, जब जब सदन के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार के तमाम वो नेगेटिव फैसले जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने देश को लेकर के गई गलती की हो, देश हित में उनके फैसले नहीं हुए हो, ऐसे में उनके उन फैसलों के खिलाफ साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सत्यता को सदन में रखना, वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि किसी भी सांसद की होती है। वो हमने करने का काम किया। इसके अतिरिक्त जब पार्टी लाइन पे जो समय मिलता है, वो समय बहुत कम समय रहता है। अगर 2 या 3 वक्ता हैं तो 10-10, 15-15 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता, और सिंगल टॉपिक पे सिंगल वक्ता अगर है और एक ही वक्ता के रूप में अगर पार्टी ने हमें कोई टॉपिक दिया है, तो उसमें ज़रूर जो है 20 से 25 मिनट कभी मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सेशन में 1 या 2 बार ही टॉपिक मिल पाता है, क्योंकि सभी सांसदों को मौका दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में एक सांसद अगर सक्रिय है, वो सक्रियता तब नजर आती है जब वो शून्यकाल में या विशेष उल्लेख के जरिए या क्वेश्चंस के जरिए, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस के जरिए सदन में सरकार के गलत निर्णयों को के तहत उन्हें घेरने की कोशिश करता है। उसमें मैं समझता हूं कि मैंने कोशिश करी कि एक अच्छी तैयारी के साथ में हम लोग हमेशा सदन में गए हैं, और 0 आवर स्पेशल मेंशन में पता नहीं ऊपर वाले ने भी नवाजा और सीनियर लीडरशिप का भी पूरा आशीर्वाद उसमें मिला कि एक सप्ताह में एक स्पेशल मेंशन 0 आवर एक सांसद को जरूर मिलता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हम लोगों ने रखा जो राजस्थान के पूरे स्टेट से संबंधित हो। ERCP जैसे एक उदाहरण के लिए देना चाहूँगा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का एक सपना कांग्रेस का रहा। उस योजना के लिए हम लोगों ने मांग उठाई कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, जिसमें ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल की और सिंचाई के पानी की व्यवस्था आने वाले 2051 तक मुहैया कराई जाएगी। ऐसे में ये जो है 4000 करोड़ का
प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको सबसे पहले सदन में मैंने उठाया। उसके बाद कुछ और सांसदों ने पहल करने की कोशिश की। ऐसे अनगिनत फैसले, ऐसे अनगिनत मुद्दे इन जो है विशेष उल्लेख और 0 आर के जरिए हम लोगों ने उठाए, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही में एम्स जैसी अत्याधुनिक इंस्टीट्यूशन की मांग हम लोगों ने रखी। हम लोगों ने जैसे एलिवेटेड रोड की मांग रखी, जहां पाली और मारवाड़ को, जोधपुर और उदयपुर से मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ने वाला जो चारभुजा से जो एक रास्ता जाता है, देसूरी की नाल जिसको कहते हैं, वहां आज़ादी से लेकर के अब तक 100 से अधिक हादसे हो चुके होंगे और अनगिनत मौतें उसमें हुई। उसमें एक एलिवेटेड रोड की हम लोगों ने मांग करी, बाद में उस पर DPR तैयार हुई 250 करोड़ की। तो मतलब आपके मुताबिक नीरज डांगी जी, आपका मानना है कि राज्यसभा में आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका एक अच्छे वक्ता के रूप में और जानकारियां समय पर देश की जनता से साझा करने का आपको ये पुरस्कार मिला है, दूसरी बार राज्यसभा पहुंचना। जब आप ये कहते हैं कि आप पढ़े लिखे, आप जानकार और आप राज्यसभा के सबसे अच्छे जो परफॉर्मर्स हैं उनमें से एक हैं, तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप विधानसभा के चुनावों में सफलता हासिल नहीं कर पाए, उसका क्या कारण समझ में आता है? देखिए, इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा। विधानसभा का चुनाव जो है, जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो 15-20 दिन का जो वक्त होता है ना, उस वक्त में क्षेत्रवाद, जातिवाद, लोकल समीकरण, एक नेता दूसरा नेता मंत्रिमंडल में तो नहीं घुसेगा, ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी प्रिवेल करती हैं। और उनमें जो है शायद कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ या मैनेजमेंट में कहीं कमी जब रह जाती है तो परिणाम जो है स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। चुनाव मैंने लड़े, बहुत मार्जिनली मैंने लूज़ किया, बहुत छोटे अंतर से जो है चुनाव हम लोगों ने जो है परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन उसके कई कारण रहे, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल लड़ाइयाँ भी होती हैं और सामने वाला उस चीज़ को का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो सरकार के निर्णयों में भी कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं जो वहाँ ऐसा नेगेटिव प्रभाव छोड़ देते हैं। कई बार जो है बूथ पर मैनेजमेंट में कहीं कमी आती है तो विपक्षी उसका पूरा लाभ उठा करके जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर संतुष्ट नहीं हो पाया, अगर या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम तो जीत ही रहे हैं, 2 चुनावों में ओवर कॉन्फिडेंस भी मेरा जो है एक जैसे कहते हैं कि हार का कारण बना हो, तो कार्यकर्ता में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। और जब चुनाव जब हारते हैं ना, तो हार के समय में तमाम नेगेटिव्स का आकलन ज़्यादा होता है। जीतने के बाद तो यार मेरे में दम था इसलिए जीत गया, वो नहीं। हारने के बाद में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी उन तमाम जगहों पर जहां हमें लगा कि हम यहाँ पर इन कारणों से हार ना जाएं, वहाँ हम लोगों ने जीत हासिल करने की कोशिश। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स जिसने आपको विधानसभा के 2 चुनावों में हराया, इस राज्यसभा के 6 साल के पीरियड में ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी को लगातार खोखला कर रही है, आपने उस पर खूब काम किया? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि काम किया, ठीक है। एक चूंकि हारता है आदमी तो नेचुरली नेगेटिव्स की जांच करने की कोशिश ज़्यादा करता है। हार जीतने के बाद में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब जो नेगेटिव्स थे आते जाएंगे सामने, उनको जो है प्लस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हारने के बाद में फिर कैसे सुधार करके आने वाले वक्त के अंदर अगर दोबारा कभी पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है तो कैसे सुधार ला करके चुनाव परिणाम को पॉजिटिव करने की कोशिश की जाए, कैसे परिणाम को अपने पक्ष में लाया जाए, ये तमाम चीज़ें तब मैं समझता हूँ काम में आएगी। आने वाला वक्त देखते हैं क्या रहता है। अब तो आप दूसरी बार सर्टिफिकेट लेने वाले, 2 बार राज्यसभा सांसद, तो ऐसे में आप वापस विधानसभा की यात्रा करना चाहेंगे? देखिए, ये चाहने से कुछ नहीं होता राजनीति में। यहाँ मैं तो बहुत लंबे टाइम से चाहता था कि राज्यसभा भेजा जाए, मुझे 2020 में भेजा। इस बार मैं चाहता था, चाहने से नहीं, जो आपने चाहने की कोशिश करी वो मिल गया। ये आपकी किस्मत और आपकी उपलब्धि है और आपका काम है और आपका पुराना जो बैकग्राउंड है वो तमाम चीज़ें इसके अंदर समायोजित हो गई। लेकिन चाहने मात्र से सब कुछ नहीं होता है। अगर पार्टी निर्देश देगी, पार्टी के निर्देशों की एक अच्छे डेडिकेटेड सोल्जर की तरह, पार्टी के डेडिकेटेड सोल्जर की तरह उसको वर्ड टू वर्ड जो है हम लोगों को अक्षर से पालन करने की कोशिश हम लोग करेंगे। पार्टी कहेगी विधानसभा लड़ना है। आपने स्वीकार किया कि आपके यहाँ तक की यात्रा में आपके पिता ने जो काम किया, विरासत में जो आपको राजनीति मिली, उसकी भी बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते हैं, खास करके परिवारवाद के। आप भी उसमें अपने आप को पीड़ित पाते हैं जब इस तरह के आरोप लगते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और
खुशनसीब समझता हूँ कि मैं मेरे पिता का वो बेटा हूँ जिसने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। जहाँ तक विरासत और परंपरा की बात है, मेरे पिता का देहांत 1991 में, जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, तब हुआ था। और उसके बाद बहुत बड़ा संघर्ष मुझे करना पड़ा। उनके रहते शायद राजनीति मुझे मिलती तो मैं उसको विरासत समझता। निश्चित रूप से इसे मैं विरासत मानता हूँ, क्योंकि उनकी लिगेसी को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। उनके अधूरे सपने जो एक जो समाज में और राजनीति में और हमारे उस पिछड़े हुए क्षेत्र में, पाली, जालोर, सिरोही, जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वो जो सपना उन्होंने देखा और जो कमियां रह गईं, उन सपनों को पूर्ण करने के लिए मैंने उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत पहले वो चले गए, जब मुझे राजनीति में मौका मिला। मुझे पहला चुनाव 2003 में लड़ने को मिला, उनके जाने के लगभग 12-13 साल बाद। अगर उनकी मौजूदगी में ही मुझे मौका मिलता तो मैं समझता था कि मुझे पकी पकाई खिचड़ी मिली है और उनका जो बिछाया हुआ जो उन जाजम है, उस पर जाकर मैं बैठ गया हूँ। लेकिन मुझे ही जाजम बिछानी पड़ी, मुझे ही कार्यकर्ताओं को उस जाजम पे बिठाना पड़ा, मुझे ही इस जाजम को फोल्ड करके समेट के रखना पड़ा और मुझे ही दरिया और झंडे बैनर उठा चढ़ाने उतारने पड़े। लेकिन उसमें आपको अशोक गहलोत जी का वर्धहस्त मिला। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के सीनियर लीडर के रूप में अशोक गहलोत जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया। मैं भी उस कड़ी में रहा। मुझे उनका बड़ा सहयोग, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा सदैव मिला। उनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि मैं, नीरज, आपके पिता के साथ मैंने काम किया है, और उन्होंने ये कहा कि आपके पिता ने मुझे हमेशा सहयोग दिया। जब वो NSUI के अध्यक्ष थे तब मेरे फादर मंत्री रहे, और इस तरह से तो एज ए मिनिस्टर, एज ए सीनियर लीडर पार्टी के, मेरे फादर का जो उन्होंने जो कहा गहलोत साहब ने, वो बताना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से जोड़ करके नहीं कहना चाहूँगा। गहलोत साहब ने कहा कि आपके पिता का मुझे हमेशा सहयोग रहा, इसलिए आने वाले वक्त में राजनीति में जब भी ज़रूरत होगी, मेरा हमेशा तुम्हें सहयोग मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब से मैंने राजनीति शुरू की तब से लेकर आज तक उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद हर वक्त प्राप्त हुआ। आज की तारीख में अशोक गहलोत जी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप, इतने बड़े लीडर को इस तरह की बयानबाजी करते हुए देखते हैं, तब कांग्रेस पार्टी के लिए कष्ट होता है आपको? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि सीनियर लीडर्स हैं, कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। बहुत समझदार हैं आप और समझदारी से जवाब देते हैं नीरज डांगी जी, और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने आपको दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुना है। लेकिन आपके पिता के समय की कांग्रेस पार्टी थी और आज की कांग्रेस पार्टी है, क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? देखिए, मेरे पिता की जो कांग्रेस थी वो भी बहुत संघर्ष वाली कांग्रेस थी। और मुझे याद है, मेरे पिता सन 62 में पहली बार, जब उनकी 29-30 साल की उम्र थी, तब वो मंत्री बने थे पहली बार में ही, और बहुत दबंग मिनिस्टर्स और बहुत दबंग नेताओं में वो शुमार रहे। लेकिन उन्होंने वो वक्त भी देखा जब 77-78 में इमरजेंसी लागू हुई और एक मुहिम इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चली देश में, और उस मुहिम के खिलाफ इंदिरा जी के सपोर्ट मूव में मेरे फादर ने राजस्थान की कांग्रेस को संभाला। मेरा जो पहला चयन हुआ था उसमें उस मूवमेंट की, मेरे फादर की उस भूमिका की बहुत बड़ी, जिसे कहेंगे कि सपोर्ट मुझे भी मिला। वो वक्त था जब 77-78 में कांग्रेस के से बड़े बड़े नेताओं ने अपने आप को विमुख कर लिया था, छोड़ के जाने लगे थे लोग बाग, और उस वक्त मेरे पिता ने कांग्रेस को संभाला। तो वो वक्त था बहुत, मतलब जिसे कहते हैं संघर्ष का वक्त था वो, और कांग्रेस को कोई दफ्तर जो है किराए पर देने को तैयार नहीं था। बिचुन बाग में किराए पे कांग्रेस ऑफिस चला करता था उस समय। तो मेरे पिता ने ये कहा ओनर्स को, जो ओनर थे उस भवन के, कि मैं अपने पॉकेट से जो है किराया पे करूंगा। उस समय मेरे फादर ट्रेजरर हुआ करते थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो मेरे पिता ने कहा था कि मैं अपने पॉकेट से इस भवन का किराया पे करूंगा, आप किराए पे कांग्रेस दफ्तर तो दीजिए, मेरी जवाबदारी रहेगी कि महीने के महीने आपको किराया मिले। तो वो वक्त था उन नेताओं ने जो है संघर्ष करके जमीन से फिर से कांग्रेस के उठाया। इंदिरा जी को जो है उनके सपोर्ट के लिए वो लोग जेलों में गए, जेल भरो आंदोलन चले, और उस जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व मेरे पिता ने राजस्थान में किया। तो उस लीडरशिप का कोई मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर की जो कांग्रेस है वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष वाली कांग्रेस है। तो आज आप अशोक गहलोत जी को तो संघर्ष में बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, अकेला छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। जहां जहां भी कांग्रेस को मेरी आवश्यकता होगी, कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस नीरज डांगी को अपने साथ में पाएगी, कैसी भी परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी की हो। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये जो खेमेबाजी है, ये कांग्रेस का कितना नुकसान कर रही है नीरज डांगी जी?
देखिए निश्चित रूप से खेमेबाजी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि समय के साथ में एक यूनिटी होगी। यूनिटी पहले भी नजर आई थी, आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चली और राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ और कार्यक्रम हुआ, राहुल जी जब यात्रा कर रहे थे, हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हम लोगों ने भी कदमताल की और करीब 18 किलोमीटर राजस्थान में उन्होंने पहले दिन चले, फिर दूसरे दिन इस तरह से, मतलब जो है करीब 18 किलोमीटर 18 दिन करीब चले वो राजस्थान के अंदर। और उसमें एक एकजुटता का परिचय आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी लीडर हो, नहीं, राहुल गांधी के सामने तो सब लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, ऐसा खड़े है हो कि जाते हैं मंच पे। लेकिन अभी जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, सचिन पायलट ने कहा है कि भाई आंख में आंख मिलाकर देखें, मतलब इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के वर्कर पे जो आपके साथ दिन भर रहता है उसको किस तरह से देखिए, प्रभावित मैं करती है? यही कहना चाहूंगा, जब राहुल जी के साथ में एकजुटता नजर आती है तो सीनियर लीडरशिप जो है हमारी हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है वो राजस्थान को भी ध्यान में रखते हुए इन तमाम साथियों को बिठा करके एकजुटता का परिचय, ये 2028 की जो वापसी होगी ना कांग्रेस की, जो 2028 के अंदर जनता का मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और जो सत्ता आएगी वो आपको दिखा देगी कि किस यूनिटी के साथ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। आपका कहने का मतलब है कि 2028 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, किसकी लीडरशिप रहेगी? देखिए, कांग्रेस में कभी भी लीडरशिप की जब बात करते हैं स्टेट में तो वो मुख्यमंत्री का ऐलान होता है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इक्के दुक्के समय कभी कोई ऐलान जो है मुख्यमंत्री का हुआ होगा तो लीडरशिप कांग्रेस की रहेगी। तमाम कांग्रेस के राजस्थान के जो लीडर हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हों, सचिन पायलट जी हो, गोविंद डोटासरा जी हों, जूली जी हों, हमारे और जितेंद्र सिंह जी हो, इन तमाम लीडर्स की लीडरशिप रहेगी। हम जैसे जो साथी हैं उनको किस कैटेगरी में कांग्रेस मानती है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन या सिर्फ कार्यकर्ता, हम तमाम लोग इनके मार्गदर्शन के अंदर कांग्रेस को जो है 28 में फिर से सत्तासीन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के बदलने की बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा की जगह सचिन पायलट को लाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। एक समय के साथ में जो है स्टेट का अध्यक्ष बदला जाता है। मैं समझता हूं कि करीब 3 साल का वक्त एक बार को होता है एक अध्यक्ष के लिए। वो कार्यकाल कभी 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी चलता है। तो डोटासरा जी भी उसी श्रेणी में है। एक अच्छा बेहतरीन काम उन्होंने इन 6 वर्षों के अंदर करके दिखाया। एक अच्छी कांग्रेस उन्होंने चलाई, कई परिणाम अच्छे उन्होंने दिए, बेहतरीन लीडर वो रहे। जब सदन की बात आती तो सदन में भी उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया कि सदन में एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका निभाने में एक कांग्रेस के राज्य के आलाकमान के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को वहां प्रदर्शित किया। और तो आप मानते हैं कि डोटासरा जी के बदलने का समय अब हो रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि सचिन पायलट होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष? मैंने कहा कि एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित रूप से कभी ना कभी बदलाव होगा ही होगा। वो समय लगभग जिसे कहते हैं कि हो चुका है कि एक प्रदेश के अध्यक्ष को कितना काम करना चाहिए। अभी गोविंद डोटासरा जी आने वाले वक्त में 2, 3, 4, 5 साल भी काम करने के लिए सक्षम है। पूरी ताकत उनमें, पूरी एनर्जी उनमें है और एक अच्छा नेतृत्व राजस्थान को दे रहे हैं। बदल करके कौन आएगा ये निर्णय भी आलाकमान करेगा और तमाम लीडरशिप से, कार्यकर्ताओं से, जिलाध्यक्षों से सबसे चर्चा की जाएगी कि क्या होना चाहिए। बदलाव अगर होता है तो किसे मौका मिलना चाहिए, कौन आना चाहिए, ये निर्णय जो है आलाकमान इन तमाम लीडर से मिलकर के करेगा। कौन आएगा ये कहना अभी मुश्किल होगा। दूसरी बार आप राज्यसभा जाते हैं, इसका मतलब आप वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है अगर उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए? देखिए, उन्होंने अपने आप को पहले भी प्रूव किया है, पहले अध्यक्ष रहे हैं वो। आगे क्या होगा, क्या फैसला पार्टी लेगी वो अलग चीज़ है। अगर पार्टी जो भी फैसला लेगी हम लोग सब उस फैसले को जो है स्वीकार करते हुए पूरा काम करेंगे, जो भी अध्यक्ष नया आएगा। लेकिन सचिन पायलट जी ने एज ए प्रेसिडेंट पिछले कार्यकाल में बेहतरीन उनका काम रहा। उन्होंने मूवमेंट किया पूरे स्टेट के अंदर, सरकार बनाने के अंदर जो है सीनियर लीडरशिप में गहलोत साहब हो, पायलट साहब हो, सबका रोल रहा है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पारी उन्होंने उस समय खेली है। आने वाले वक्त के अंदर अगर पुनः उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम रहेंगे। कौन आता है ये कहना तो मुश्किल होगा, ये पार्टी नेतृत्व को फैसला करना है। नीरज जी, बहुत सारी बातें हमने राज्यसभा, विधानसभा, पार्टी की। आप क्योंकि शुरू से ही यूथ कांग्रेस से ही युवा, आपने पढ़ाई खत्म करते ही आप राजनीति में आ गए। तो जब आप इतने समय से राजनीति में अपने आप को देखते हैं, इतना लंबा समय जो आपने निकाला है, क्या कुछ आपने खोया राजनीति के चलते? देखिए, 33 साल का मेरा राजनीतिक सफ़र है और इन 33 सालों में मैं कहूँगा कि पारिवारिक रूप से बहुत कुछ खोता है एक नेता, बाकी राजनीतिक रूप से मैंने बहुत कुछ पाया है।
और इसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दूंगा, जिसने एक कार्यकर्ता को, ज़मीनी वर्कर को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया, प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी बनाया, कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट का उसका पीसीसी का हेड भी बनाया, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एक राज्य के पीसीसी के प्रवक्ता के रूप में भी मौका दिया, 3 बार टिकट भी दी, जो एक बार भी बड़ी मुश्किल से किसी लीडर को मिल पाती है। और उसके बाद जब परिस्थितियां जो है मैं सदन में नहीं पहुंच पाया, तो मुझे सदन में पहुंचाने की प्रक्रिया भी राज्यसभा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने की और दोबारा भी मुझे मौका दिया। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से तो मैंने कुछ नहीं खोया। इन 33 सालों में मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ पाया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैंने अर्जित की है इन 33 सालों में, वो है एक जिसे कहते हैं कि एक स्नेह, एक प्यार और एक आशीर्वाद उन तमाम कार्यकर्ताओं का, साथियों का, और कांग्रेस के उन तमाम कांग्रेस जनों का जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष में मेरा साथ दिया। जी, तो राजनीतिक रूप से जब आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, आज कार्यकर्ता जो है वो ये जो गुटबाजी है इसकी वजह से कहाँ पाता है अपने आप को, कितना मतलब भ्रमित पाता है, और राजस्थान की जो सरकार है अभी उसके खिलाफ कोई भी ऐसा बड़ा मूवमेंट कार्यकर्ता नहीं कर पा रहा है, उसका क्या कारण मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। अभी पेपर लीक को लेकर के बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे राजस्थान में हुआ। गोविंद डोटासरा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सफलतम आयोजन कार्यक्रमों के हुए, और नीट का एक ऐसा मामला था जहां मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि राजस्थान की सरकार अपना सत्ता में रहने का अधिकार पूरी तरीके से खो चुकी है, और किस प्रकार से राजस्थान में सरकार चल रही है। नीट पेपर लीक पर इनके मंत्री ये कह देते हैं, वो तो केंद्र का मुद्दा है। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो भजन लाल शर्मा को, सरकार को कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, सफल मानने का तो यह है कि कुछ नंबरिंग होती है कि 10 में से 1, 2, 3, 4 कितना देना। यहाँ तो 0 मिल रहा है। 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि सत्ता में जो एक मुख्यमंत्री का, एक मंत्रिमंडल का और इनके विधायकों का जो एक काम होना चाहिए, जो एक गवर्नेंस होनी चाहिए सरकार की, वो कहीं नहीं नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म है। कांग्रेस की सरकार के समय जो फैसले अनगिनत हुए थे, जो जनहित के फैसले थे, उन योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। नई योजनाएं ये लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं। जनता त्रस्त है, महंगाई इनसे कम नहीं हो पा रही है। जो ऊपर से डायरेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली से, उन डायरेक्शंस के हिसाब से सरकार चल रही है। डोटासरा जी कहते हैं पर्ची सरकार है। निश्चित रूप से वहां से कोई पर्ची जारी होती है, उस पर्ची को पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ आजकल सब पर्ची के बिना और बिना आला कमान के होने लग गया, सब राजस्थान में फैसले होने लग गए हैं कांग्रेस का। आपका फैसला भी राजस्थान का है? डेफिनेटली राजस्थान का मैं हूं तो राजस्थान का तो फैसला ही है। ये फैसला अकेले नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है सबसे पूछ करके फिर फैसला लेता है, तो राजस्थान के बिना तो फैसला कैसे होता है? निश्चित रूप से नहीं होता। और जहां तक राजस्थान की कांग्रेस का प्रश्न है फैसलों का, तो जब अशोक गहलोत जी की 5 साल की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के फैसले वहां से जो डायरेक्शंस मिलते थे वो अक्षर से पालन भी होते थे, और यहाँ अपने फैसले होते थे। उन फैसलों की प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं कर रही है, और यहाँ के जो फैसले हुए उन फैसलों को दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है उन फैसलों को। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में अपने स्तर पर भी किस तरह से फैसले हुए हैं, और केंद्र के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के केंद्र के निर्देश हैं उसके स्तर पर भी किस तरह के फैसले राजस्थान में हुए हैं। वो इसके लिए किसी तरह का कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यहां तो हम लोग जो है 100% से अव्वल होकर के हमने एग्जाम पास किया। आप अपने आप को नंबर 100 दे रहे हैं, सामने वाले को 0 दे रहे हैं। आप खुद ही जज बन रहे हैं। मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं। मैं कार्यकर्ता के रूप में अपने पार्टी के उन कामों को का आकलन इस सरकार से कर रहा हूं, पहली बात। और मैं जजमेंट जो कर रहा हूं, मैं जनता के मूड के आधार पर कर रहा हूं। किस प्रकार से आज राजस्थान की जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई की मार हो या अन्य योजनाएं जो जनता को मिलनी चाहिए थी, चाहे वो पेंशन हो, चाहे सड़कें हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हो या एजुकेशन हो, नीट का भी जो पेपर लीक हुआ। मुख्यमंत्री तो गांवों में जा रहे हैं, चौपालें कर रहे हैं लोगों से। कहीं भी जाएं, मुख्यमंत्री कहीं भी जाए, आज की स्थिति के अंदर जब मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश अध्यक्ष निकलते हैं तो काले झंडे देखने को मिल रहे हैं जनता की तरफ से। ये हालात है। अगर 2.5 साल में मुख्यमंत्री को और इनके प्रदेश के अध्यक्ष को अगर काले झंडे जनता दिखा रही है तो आप स्वयं फैसला ले सकते हैं। ये मैं अपना जजमेंट नहीं दे रहा हूं। जनता का जजमेंट है। जनता मान चुकी है
कि ये सरकार फेल है, काले झंडे दिखाने की नौबत जनता की तरफ से आ जाती है तो सरकार पूरी तरीके से अपना सत्ता में रहने का अधिकार खो तो चुकी है। आप मानते हैं कि आप राजस्थान में 2028 में आने की तैयारी करेंगे, उसको लेकर बहुत सारी बातें हमने की। एक महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस पार्टी का जो आधार है, केंद्र बिंदु है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ आपने, क्योंकि आप राज्यसभा में रहे तो काफ़ी समय भी निकाला, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में आप कितने स्थापित मानते हैं कि कितने सफल हैं? देखिए, एक नेता की सफलता है ना, उसका वैसे कोई पैमाना नहीं होता है, सामने चीज दिखती है। सदन में राहुल गांधी की उपस्थिति और उनकी उपस्थिति के पीछे प्रधानमंत्री का सदन में नहीं आना, ये अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि रिजल्ट है कि एलओपी के रूप में राहुल गांधी जी कितने सफल हैं और एक सफलतम एलओपी की भूमिका उन्होंने निभाई है। उनके उनके जो उनकी जो चर्चा है, उनकी जो भाषण है, उसको फेस करने की ताकत प्रधानमंत्री की नहीं है। ये सदन के पिछले सत्रों में देखने को मिला है। लेकिन चुनावों में तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। चुनाव में पांच राज्यों में चुनाव हुए। केरला के अंदर हम लोगों ने थंपिंग एक तरफा चुनाव जीता। तमिलनाडु में हम अल्प जो है उसमें थे और उतना ही नंबर ऊपर नीचे होकर के आया। फिर भी हमने नई सरकार को समर्थन देकर के सत्ता के अंदर उनको सहयोग किया। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में हमारा कहीं नंबर नहीं था। आने वाले वक्त के अंदर हम लोग बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी जो है जिस प्रकार से पूरे देश में मूवमेंट कर रहे हैं, उन तमाम राज्यों में भी जा रहे हैं जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, एक बेहतरीन तरीके से कार्यकर्ता जुड़ रहा है, एक माहौल बन रहा है, कार्यकर्ता उत्तेजित है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए। आने वाले वक्त के अंदर निश्चित रूप से 2029 जो होगा, राहुल गांधी जी इस देश को जो है नेतृत्व प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। राज्यसभा में आपकी दूसरी पारी की आपको बहुत सारी सफलताएं और आप इसी तरह से मुखरता से मुद्दों को उठाते रहें। आखिरी सवाल, जो आपने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक सफ़र में आपने पारिवारिक फ्रंट पर बहुत कुछ खोया, उसे कैसे कंपनसेट कैसे करेंगे? देखिए, जो दौर चला गया उसको कंपनसेट करना बड़ा मुश्किल है। और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो मैं समझता हूं कि उन जिम्मेदारियों को बढ़ने के साथ साथ हम जो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं वो कंपनसेट तो नहीं हो पाता है, बल्कि जो हमने खोया उसमें और इजाफा और हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि पारिवारिक रूप से मेरे परिवार ने, मेरी मदर ने, मेरी वाइफ ने जिस प्रकार से परिवार को संभाला, तो वो एक इम्पैक्ट जो एक नेता पे आना चाहिए वो मुझ पर कहीं आने नहीं दिया। बच्चों की पढ़ाई हो या परिवार को संभालने की बात हो, बिजनेसेस को संभालने की बात हो, इन तमाम चीज़ों में मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने और मेरे वाइफ ने, मेरी मदर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को संभाला। उसका रिफ्लेक्शन मुझ पे नहीं। कई बार तो ये है कि बच्चों को यही हमको याद नहीं रहता कि वो कौन सी क्लास में आ गए। तो ये एक समस्या रहती है, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, वो एक दिक्कत रहती है। और जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी वो समय और भी कम हो पाएगा उन्हें। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी चाहे मुझे 1 घंटा भी मिलता है तो मैं कोशिश रहती है कि मेरे बच्चों, मेरी मदर, मेरी वाइफ के साथ वो गुजारने की कोशिश करूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज डांगी जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, आपकी अगली पारी के लिए। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। न्यूज़ 24 पर नीरज डांगी ने खुलकर बताया किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को दूसरी बार राज्यसभा पहुंचने तक पूरा किया है, कितना अपने पिता से पहले और कितना पिता के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। आने वाले दिनों में 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने संकेत दिए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में राज्यसभा में दूसरी पारी नीरज डांगी किस तरह से राजस्थान का मान बढ़ाते हैं। न्यूज़ 24 पर आपको हम इसी तरह राजस्थान की दिग्गजों से मिलवाते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।